टिक्स में नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आपके पसंदीदा शो वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल हम इस शो में शामिल करते हैं, लेकिन इस शो में यानी फ्राइडे स्पेशल शो में हम आपको बताएंगे निवेश की सटीक रणनीति, जिससे अगले हफ्ते आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और इसमें हमारी मदद करते हैं दो मेहमान। आज भी हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। हिम सिक्योरिटीज़ की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन हैं और एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और हम पिक्स पर जाएं उससे पहले क्विकली इस हफ्ते का रिकैप देख लेते हैं और अगले हफ्ते के लिए आउटलुक हमारे एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पूरे वीक अगर हम देखें तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी, कुछ तेजी के सेशंस, कुछ मंदी के सेशंस, और आज तो इनफैक्ट मार्केट गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। लेकिन इस हफ्ते जो ओवरऑल ट्रेंड रहा मार्केट का वो फ्लैट ही रहा, जिसमें सेंसेक्स फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव रिटर्न्स देकर गया -0.10% के। निफ्टी ने -0.20% के रिटर्न दिए। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली मिड कैप्स बेटर प्लेस्ड रहे। निफ्टी बैंक की ओर से क्लोजर टू 1% के रिटर्न्स इस हफ्ते आते हुए दिखाई दिए और मिड कैप्स में भी जो गेंस दिखाए हैं वो 0.25% के आसपास रहे हैं इस हफ्ते। तो ये तो रहा इंडेक्स का अपडेट। अगर अब हम पॉकेट्स की ओर नजर डालें, सेक्टर्स की तरफ नजर डालें, तो प्राइवेट बैंक्स काफ़ी चले हैं। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही निफ्टी का जो रिटर्न है वो क्लोजर टू 1% दिख रहा है इस हफ्ते के दौरान। प्राइवेट बैंक्स की ओर से पार्टिसिपेशन रहा 1.59% का। आईटी इंडेक्स 1% बढ़कर बढ़ रहा इस हफ्ते के दौरान। मीडिया स्टॉक्स में 0.64% और रियल्टी स्टॉक 0.52% के गेंस के साथ इस हफ्ते क्लोज हुए हैं। साथ ही अगर हम कुछ और पॉकेट्स देखें जो नेगेटिव साइड पर रही, उसमें फार्मा 1.5% से ज़्यादा की गिरावट इस इंडेक्स में रही इस हफ्ते। सरकारी बैंक तो इनफैक्ट आज भी टूटे थे और इस हफ्ते भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट रही है। एनर्जी पॉकेट 1.25% नीचे रही और इंफ्रा में भी हमने 0.5% से ज़्यादा की गिरावट इस हफ्ते में आते हुए देखी। तो मिला जुला ट्रेंड रहा इस पूरे हफ्ते, लेकिन फाइनेंशियल्स और जो बैंक स्टॉक्स थे उन्होंने एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई दी है। अब सवाल ये है कि अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर, क्या ट्रेडिंग व्यू आप क्या होना चाहिए इंडेक्स के हिसाब से, ये आप समझते हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सनी, पहले तो आप बताइए निफ्टी बैंक अगले हफ्ते के लिए कैसे लग रहे हैं, क्या रेंज आप देख रहे हैं, क्या जो आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक की हमने इस हफ्ते देखी वो अगले हफ्ते भी कंटिन्यू हो सकती है क्या? अगर मैं मार्केट की बात करता हूं तो मैं फंडामेंटल के लिहाज से मैं अगर बात करता हूं तो कहीं ना कहीं बैंकिंग में ओवरऑल एक प्रेशर बना हुआ है। बट हालांकि मुझे लगता है कि अब जो करंट लेवल्स आ गए हैं, वेदर इट इज एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं तो डेफिनेटली वहाँ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से डेफिनेटली वहाँ बाय एक एंगल बनता है। और अगर मैं ओवरऑल निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी डेफिनेटली एक रेंज में स्टक है। 19,200 300 बॉटम में और ऊपर में 19,600। तो मुझे लगता है कि मे बी आज का जो यूएस फेड की जो चेयरमैन है जेरोम पोवेल की जो कमेंट्री आएगी जैक्सन होल समिट से, उसके बाद शायद मार्केट एक डायरेक्शन लेगा, वेदर ऑन अपसाइड और डाउन साइड। बट इसके अलावा मुझे लगता है कि मार्केट में अगर हम ब्रॉडर निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ड्रॉप छोड़ दें तो बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, सब सेक्टर्स काफी सारे अवेलेबल है जहां में पैसे बनाने के मौके दिखते हैं आगे जाकर। ओके, आस्था, आपका आउटलुक क्या है अगले हफ्ते के लिए? आप कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स, सेक्टर्स जिन पर फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस हफ्ते अगर निफ्टी की बात करें तो वीकनेस हमें देखने को मिली है। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह से लेकिन मिड कैप में अभी भी तेजी बनी हुई है और उसका मेन कारण है कि जो फंड्स का फ्लो है वो अभी भी इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया की तरफ है। इसी का एक मेजर कारण है यूएस इकोनॉमी में इश्यूज हैं, डेट टू जीडीपी वहां पे हाई है, चाइना अपने ही प्रॉब्लम्स के साथ लड़ रहा है, तो इंडिया भी काफी अच्छी डेस्टिनेशन बन के निकल रहा है। लेकिन जरूर ये बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि यूएस इकोनॉमी से भी और यूएस मार्केट से भी हम क्यूज लेते हैं। तो आज जिस तरह से मीटिंग शेड्यूल है, जैक्सन होल का जो भी यहाँ पे आएगा नतीजा वो एक इम्पोर्टेंट होगा फैक्टर। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जो तेजी है मुझे लगता है ये आगे भी जारी रहेगी। अब अगर मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूं, क्योंकि मैं टेक्निकल्स भी ट्रैक करती हूँ, तो मुझे लगता है निफ्टी थोड़ा सा अभी और वीक हो सकता है। तो किसी को अगर खरीदारी करनी है तो निफ्टी में अभी ना खरीदारी करे। मुझे लगता है कि यहाँ से भी निफ्टी 100-150 पॉइंट और नीचे जा सकता है, तो वहां बढ़िया खरीदारी करने के लेवल होंगे। तो निफ्टी में मुझे लगता
लगता है कि आने वाले हफ्ते में अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट हमें और देखने को मिले, तो तब खरीदारी करने के बढ़िया मौके होंगे। पर मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी अच्छे लग रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो अभी भी मुझे कैपिटल गुड्स सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। बैंकिंग अभी एक रेंज बाउंड लग रहा है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी पसंद आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैं थोड़ा और वेट करना चाहूंगी कि एक तेजी का मोमेंटम आने के लिए, लेकिन ओवरऑल कैपिटल गुड सेक्टर अभी मुझे काफी पसंद आ रहा है। ओके, कैपिटल गुड सेक्टर पसंद आ रहा है आस्था को, वहां पर फोकस रहेगा आस्था का। अच्छा, पिक्स पर जाएं सनी, क्विकली आपके रेडार पर कोई स्पेसिफिक सेक्टर रहेगा क्या? क्योंकि इस हफ्ते भी अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए, तो कोई स्पेसिफिक पॉकेट जहां पर आप ध्यान देने का सजेशन देंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जहाँ गवर्नमेंट की केपेक्स सिंस इलेक्शन ईयर है, तो जहाँ गवर्नमेंट का केपेक्स चल रहा है वो सेक्टर डेफिनेटली इन्वेस्टर के रडार पे होना चाहिए, जैसे रेलवेज है, डिफेंस है, वेदर इट इज, अगर मैं केपेक्स की और कैप गुड्स की बात करता हूँ तो बैंक उसके डेफिनेटली नेचुरल बेनिफिशियरी होंगे। ऑटो एक सेक्टर है, मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट मंथ से फेस्टिव सीजन किक ऑफ होगा तो ऑटो में कहीं ना कहीं हमें एक वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी द वन सेक्टर जो मुझे अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। तो बेसिकली जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, एट द सेम टाइम जहां गवर्नमेंट का केपेक्स चल रहा है, वो सब सेक्टर में फोकस रहना चाहिए अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करता हूँ तो। ओके, चलिए, तो ये तो पॉकेट्स की बात हुई। अब फटाफट से स्टॉक्स पर आ जाते हैं और पूछते हैं वो शेयर्स जो अगले हफ्ते करा सकते हैं आपकी कमाई। तो आज से बताइए, पहला स्टॉक आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है, क्या टारगेट्स दे रही हैं, किस बेसिस पे रेकमेंड कर रही हैं, बताइए। देखिए, अभी मैंने जो स्टॉक्स पसंद किए मोस्टली ज्यादातर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। केईआई इंडस्ट्री सबसे पहला स्टॉक मैं वो देना चाहूंगी, टारगेट रहेगा 2900 का। केईआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो बेसिकली वायर्स बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। ऑल्दो अगर हम Q1 ऑफ FY24 के नतीजे देखें तो वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। उसके पीछे का एक मेजर कारण था कि वॉल्यूम ग्रोथ इतनी बढ़िया कंपनी नहीं दिखा पाई, क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हो रहा था। कंपनी ऑलरेडी 90% कैपेसिटी पे काम कर रही थी, तो उस वजह से जिस तरह से उसके बाकी के पेयर्स अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, कंपनी नहीं दिखा पाई। लेकिन यही एक कारण है कि मैं क्यों पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट का ये मानना है कि आप कैपेसिटी एक्सपेंशन के जो स्टेप्स दिए हैं, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी किया है गुजरात में, और सिलवासा यूनिट में भी इन्होंने काम जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, तो ये जो Q2 ऑफ FY24 है, होपफुली इससे कैपेसिटीज एक्सपेंशन जो बढ़ेंगे उससे मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी और आगे आने वाले क्वार्टर्स बेहतरीन होंगे। तो केईआई इंडस्ट्रीज मुझे ऐसा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी बढ़िया ग्रोथ रहने वाली है, और 16 से 17% पूरे FY24 के हम यहाँ पे एक रेवेन्यू ग्रोथ मान के चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से केईआई इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। 2900 के इनिशियल टारगेट के लिए मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। ओके, तो के इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है, और इनफैक्ट के इंडस्ट्रीज किसी मल्टी बैगर से कम नहीं रहा है, क्योंकि 3 साल पहले अगर अगस्त 2020 की बात करें तो 400 रुपये 398 के आसपास इसका प्राइस होता था, और अब ये 2600 पर आ चुका है। तो 550% से ज़्यादा के रिटर्न्स स्टॉक ने पिछले 3 सालों में दिए हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इतनी तेज़ी के बावजूद भी जो ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं वो स्टॉक में अभी भी वैल्यू देख रहे हैं। आस्था ने आपको वीकली पर्सपेक्टिव से सजेशन दिया है, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 2900 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह आस्था की ओर से दी गई है। सनी, बताइए आपने कौन सा स्टॉक पिक किया है पहला? मेरा आज का पहला पिक रहेगा GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। करंट मार्केट प्राइस 231 रुपीज है। मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 290 रुपीज का, विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं तो एक गुजरात की लीडिंग माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट है इंडिया की। गुजरात गवर्नमेंट 74% ओन करती है कंपनी में। कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 70 to 100 करोड़ के आसपास है। अगर हम लिग्नाइट की इनके बिजनेस की मोड की बात करें तो लिग्नाइट जो है वो ऑलरेडी इनका जो प्रोडक्ट है 30-40% डिस्काउंट पे चलता है इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से। तो और कंपनी ने गाइड किया है कि FY24 में इनका जो प्रोडक्शन रहेगा तकरीबन 10 मिलियन टन के आसपास रहेगा। और आगे जाके कंपनी अब ये डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है कोल में, बिजनेस में, कोल माइनिंग में, और ओडिशा में कहीं ना कहीं एक इनका फोरे का प्लान है। एट द सेम टाइम लाइमस्टोन और लिथियम में भी इनका कारोबार में एंटर करने का प्लान है। और इनका एक बहुत एक वैल्यूएबल बिजनेस है जो कि रेयर अर्थ मिनरल बिजनेस है, जिसमें एक वैल्यू अनलॉकिंग का पोटेंशियल है, जिसके डिटेल्स हमें अगले कुछ महीने में
कंपनी की ओर से आते हुए दिखेंगे। अगर मैं कंपनी के वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि कंपनी FY 24 में तकरीबन 3,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी और 1,000 करोड़